हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 8 हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये बायोलॉजी के चैप्टर है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस करने से पहले कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, जन्म कैसे देते हैं, हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस आखिर करते क्यों हैं, ऑर्गेनिजम्स जन्म क्यों देते हैं। हालांकि इसके लिए जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन किया जाए, राइट। और इसके अलावा जब कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो इसमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इस प्रोसेस में स्पेंड होती है, खर्च होती है एनर्जी। तो क्यों कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म इस प्रोसेस के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट करे, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ओके, जो कुछ भी आंसर हो, लेकिन ये फैक्ट है कि हम ये नोटिस करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हैं वो इसलिए हमें दिखाई देते हैं, हम उन्हें इसलिए नोटिस कर पाते हैं क्योंकि वो भी जन्म लिए हुए होते हैं। उनके जैसे ही ऑर्गेनिजम्स ने उन्हें रिप्रोड्यूस किया हुआ होता है, उन्हें जन्म दिया हुआ होता है, राइट। अगर हम ये सोचें कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ही इंडिविजुअल होता, कोई एक ही ऑर्गेनिज़म होता और वो रिप्रोडक्शन नहीं करता, वो जन्म नहीं देता, तो क्या उसकी तरह के किसी भी ऑर्गेनिज़म्स को हम देख पाते? नहीं देख पाते, राइट। उसके एक्सिस्टेंस को हम नोटिस नहीं कर पाते। इट इज़ द लार्ज नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस। तो जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं लार्ज नंबर्स में हैं जो, तो वो बिलोंग करते हैं सिंगल स्पीसीज से, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया हुआ होता है और जिसे हम नोटिस कर पाते हैं, राइट। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम लोग कैसे जान सकते हैं कि जो दो अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। हम लोग ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से सिमिलर दिखाई देते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल भी सेम नज़र आते हैं, राइट। ओके, thus reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves। जो रिप्रोड्यूसिंग है, जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं, जन्म देते हैं, एक नए इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं, तो वो उनके जैसा सेम दिखाई देते हैं, ठीक है। ओके, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो क्रिएट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, जन्म देते हैं, तो जो जिस ऑर्गेनिज़म ने जन्म लिया है, क्या वो जिसने जन्म दिया है उसकी एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं, वो सेम होते हैं। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। यहाँ लिखा है ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिमिलर इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी बॉडी की डिज़ाइन जो होती है वो सेम होती है। जिसने जन्म दिया और जिसने जन्म लिया, दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर सेम होती है। इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर, अगर बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होती है, द ब्लू प्रिंट्स फॉर दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। तो जो ब्लू प्रिंट्स होगी इस डिज़ाइंस की वो भी सिमिलर होगी। ब्लू प्रिंट्स मीन्स, मान लीजिए अगर एक जानवर की एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, घोड़ा, अगर वो जन्म लेता है तो वो उसके भी 4 पैर होंगे, एक पूँछ होगी, राइट। तो वो क्या है, एक ब्लू प्रिंट है उसकी, जिसने उनसे जन्म दिया है, राइट। ओके, दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन। तो जो रिप्रोडक्शन होती है उसकी जो मोस्ट बेसिक लेवल होती है वो क्या करती है, वो कॉपी बनाती है बॉडी डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट की, राइट। In class 9, we learned that chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of future from parents to next generation in the form of DNA molecules। क्लास 9 में हमने ये सीख लिया था, जो क्रोमोसोम होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, है ना। ये सेल है और इसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में ही एक इन्फॉर्मेशन होती है
जिसे डीएनए कहा जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन ये बताती है कि अगर इस ऑर्गेनिज्म से जिसमें ये सेल है, अगर कोई नए ऑर्गेनिजम्स जन्म लेंगे तो इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर होगी, राइट। अगर इस इन्फॉर्मेशन में ज़रा सी भी अगर चेंजिंग होती है तो जो नए जो ऑर्गेनिजम्स जन्म लेंगे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में भी, उनकी बॉडी डिज़ाइन में भी चेंजिंग हो जाएगी। यहाँ पर एक डीएनए की फुल फॉर्म दी गई है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये अक्सर पूछा जाता है। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अब जो डीएनए होती है, जो सेल में होती है, न्यूक्लियस के अंदर जो होती है क्रोमोसोम में, वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन सोर्स है जो कि प्रोटीन्स बनाती है, प्रोटीन्स बनाने के लिए होती है। और प्रोटीन किसके लिए ज़रूरी होता है, आपने पढ़ा होगा कि वो मसल बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। किसकी इन्फॉर्मेशन, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम में है और क्रोमोसोम में डीएनए के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है, अगर ये चेंज हो जाती है, जो नए ऑर्गेनिजम्स अगर बनेंगे तो उनकी भी क्या होगी, जो प्रोटीन है वो डिफरेंट बनेगी, राइट। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइंस। अगर प्रोटीन अलग बनेगी तो जो बॉडी डिज़ाइन है वो भी अल्टर होगी, यानी डिफरेंट बन जाएगी, ओके। देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। इसलिए जो बेसिक इवेंट रिप्रोडक्शन में है वो डीएनए की कॉपी की क्रिएशन होती है। सेल्स यूज़ केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज़ ऑफ देयर डीएनए। जो सेल होते हैं वो डीएनए की कॉपी बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन का यूज़ करते हैं। ये सेल है, इसके अंदर जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है ये इसकी कॉपी बनाती है, ठीक है, ये इसकी कॉपी हो गई। और ये इस कॉपी को बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन का यूज़ करते हैं। दिस क्रिएट्स टू कॉपीज़ ऑफ द डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल। और जो जब ये क्रिएट करते हैं दो कॉपी डीएनए की, तो वो रिप्रोड्यूसिंग सेल में बनते हैं, क्रिएट होते हैं। एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब जब डीएनए की कॉपी बन जाती है तो इसे सेपरेट होने की ज़रूरत होती है, राइट, तभी तो ये अलग एक ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work, because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes. अब जब ये डीएनए की कॉपी बन जाती है तो एक ओरिजिनल जो रहती है वो तो सेल में रहती है, ओरिजिनल सेल रहती है, लेकिन जो कॉपी रहती है उसको अलग सेपरेट होने की ज़रूरत होती है। लेकिन वो सेपरेट नहीं होती, क्योंकि जो कॉपी की हुई डीएनए होती है वो किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती जिससे कि वो लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर पाए। इसलिए जो डीएनए की कॉपी होती है उसे एडिशनल सेलुलर एपरेटस की ज़रूरत होती है। जैसे सेल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ती है, उनकी मदद से ही वो डीएनए कॉपी सेपरेट हो पाती है, राइट। और उसके बाद अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू सेल। उसके बाद जो सेल होती है वो अलग हो पाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। These two cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? अब जो सेल बनती है तो वो तो सिमिलर होती है, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से सिमिलर होती है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व ऑकर। इस सवाल का जवाब ये है कि इस बात पर डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन हुई है कॉपी करते वक्त डीएनए की वो कितनी एक्यूरेट है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ एब्सोल्युटली रिलायबल। और उनके बीच में जो रिएक्शन होती है, सेल जो रिएक्शन करती है डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, वो एक केमिकल रिएक्शन यूज़ करती है, वो पूरी तरह से रिलायबल नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर रहते हैं, ओके।
इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो प्रोसेस है डीएनए की कॉपी बनाने की, उसमें हर समय कुछ न कुछ वेरिएशन होती है। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। इसलिए जो डीएनए कॉपी जनरेट होती है वो सिमिलर तो होगी, लेकिन पूरी तरह से ओरिजिनल के तरह सेम नहीं हो सकती। Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus in apparatus it inherits। तो जो वेरिएशन होते हैं, कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिससे कि जो डीएनए कॉपी है वो ठीक तरह से जो डीएनए कॉपी है वो काम नहीं करती सेलुलर एपरेटस के साथ। सच अ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई, और इस वजह से जो न्यू बॉर्न होती है सेल वो सिंपली डाई हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है डीएनए कॉपी में, जब डीएनए की कॉपी होती है तो उस वक्त अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है तो वो सेलुलर एपरेटस के साथ वर्क नहीं कर पाती, और इसलिए क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न सेल होती है वो सिंपली डाई हो जाती है। ओके, ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मेनी अदर वेरिएशंस इन द डीएनए कॉपीज दैट वुड नॉट लीड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम। तो कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिफरेंसेस होते हैं तो वो इतने ज़्यादा नहीं होते, वेरिएशन होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, जिससे कि जो सेल होती है वो सरवाइव कर जाती है। ये जो वेरिएशन होती है वो एवोल्यूशन के लिए भी ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मनुष्य को ही देखा जाए तो ये कहा जाता है कि वो पहले एक वन मनुष्य की तरह थे और धीरे धीरे उनमें चेंजिंग आती गई। तो ये किस वजह से हुआ? क्योंकि उनके जो सेल बनी तो जो डीएनए की कॉपी हुई उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन थे, राइट, जिसकी वजह से मनुष्य जो है उनमें सुधार होता गया। अब बात करते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की। इम्पॉर्टेंस क्या है वेरिएशन की? Population of organisms fill well defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce। जो population होता है organisms की वो किसी भी places में, किसी भी niche में वो ecosystem में reproduce की अपनी एक ability को use करते हैं, ठीक। रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए की जो कॉपी की कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे जो बॉडी डिज़ाइन की फीचर्स होती है वो मेंटेन्स हो सकती है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जहाँ पर वो जिस नीच में रह रहा हो उसे उस लायक बनाती है, राइट। रिप्रोडक्शन इज़ देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज। इसलिए जो रिप्रोडक्शन है वो लिंक होती है पॉपुलेशन के स्टेबिलिटी से स्पेसीज़ के। हालांकि जो नीच होती है कैन चेंजेस बिकॉज ऑफ रीज़न, वो किसी वजह से चेंज हो सकती है, जो प्लेस होती है वो किसी वजह से चेंज हो सकती है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल के बाहर होती है। टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, जो टेम्परेचर होती है अर्थ की वो ज़्यादा हो सकती है या डाउन हो सकती है। वाटर लेवल अलग अलग हो सकते हैं, या फिर मेटेरॉइड हिट्स हो सकते हैं, जो टूटता हुआ तारा है वो हिट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वाज सूटेड टू अ पार्टिकुलर नीच एंड इफ़ द नीच वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड, तो जहाँ पर जो पॉपुलेशन है अगर वो किसी प्लेस में वो रहती है और उस जगह पर ड्रास्टिकली वो चेंज हो जाता है तो जो पॉपुलेशन है वो वाइप आउट हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो सकती है। तो हाउएवर इफ़ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स इन दीज पॉपुलेशन, हालांकि जो कुछ वेरिएशंस होते हैं जो कि कुछ इंडिविजुअल्स, जो कि इस पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर उन इंडिविजुअल्स में अगर वेरिएशंस होती है देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव, उनमें चांस होता है कि वो ज़िंदा रह सके उस प्लेसेस में भी। Thus, if there were a population of bacteria living in temperate waters and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but the few variants resistant to heat would survive and grow further।
यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है बैक्टीरिया के पॉपुलेशन की कि अगर बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो टेम्परेट वाटर्स में रहती है, अगर वहाँ के जो वाटर के टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होंगे, मर जाएंगे। बट कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जो कि उस हीट में भी सर्वाइव कर जाएंगे और ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस पाई जाएगी। तो वेरिएशंस इज़ दस यूज़फुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। तो इसलिए वेरिएशन क्या है, किसी भी स्पीसीज़ के लिए समय के साथ साथ सर्वाइव करने के लिए यूज़फुल होता है, राइट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।